दोस्तों, मेरा नाम मसूद है और मेरा सबसे अच्छा दोस्त जिसका नाम ख्वाजा है। हम दोनों ही बचपन से एडवेंचर्स और डरावनी कहानियों का शौक रखते थे। उन दिनों जब हम स्कूल में थे तो हमने कई बार ऐसी डरावनी जगहों पर जाने का प्लान बनाया, पर वो संभव नहीं हो पाया। पर धीरे धीरे जब हम बड़े हो गए तो उस वक्त हमने एक ऐसी जगह जाने का प्लान बनाया जो जगह ऐतिहासिक होने के साथ साथ प्रेतवादित भी थी, और वो थी गुटी किला, जो कि आंध्र प्रदेश में है। हम दोनों ने सुबह करीबन 8 बजे अपनी यात्रा शुरू की और हम गए हमारे मूल स्थान अनंतपुर। आंध्र प्रदेश से गुटी तक गुटी राज्यों का एक विशाल पहाड़ है, जिन्होंने सदियों पहले इन राज्यों पर अपना शासन किया था। गुटी किले के मेन गेट पर ब्रिटिश लोगों की कब्र है और ठीक किले के चोटी पर प्राचीन किला मौजूद है, और ऊपर जाने का रास्ता बेहद टेढ़ा है, जो कि ठीक गोलकुंडा किला हैदराबाद से मिलता जुलता है। ठीक जब हमने अपनी यात्रा शुरू की तो हम दोनों आधे रास्ते तक पहुंच चुके थे। उस वक्त हमने एक आदमी की आवाज़ सुनी जो कि बेहद दर्द भरी थी। हम दोनों चौंक गए और रुककर इधर उधर देखने लगे, पर फिर दोबारा कोई आवाज़ सुनाई न देने पर हम दोबारा आगे की ओर बढ़े। थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद ही हमें वहाँ एक कमरा दिखा। हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा आराम कर लिया जाए। हम दोनों उस कमरे की तरफ बढ़े और अंदर जाकर आराम करने लगे। तभी अचानक हमारी नज़र एक बूढ़े आदमी की तरफ गई। वो ठीक कमरे के कोने में सो रहा था। उसके कपड़े भी कहीं कहीं से फटे पड़े थे। हमें लगा कि शायद वो दिमागी हालत से बीमार होगा, तभी यहाँ अकेला सो रहा है। बार बार हम उसी की तरफ देख रहे थे कि अचानक वो पलटा तो हमारी नज़र उस आदमी के नाखूनों पर गई। पहले तो हमें कुछ रस्सी की तरह प्रतीत हुआ, पर ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि नहीं, वो तो नाखून है, जो कि उसके शरीर से होता हुआ उसके पेट को छूता हुआ ठीक घुटनों तक जा रहा था। कुछ देर तो हम शांत रहे, पर हम अंदर से डर चुके थे। हम दोनों बिना आवाज किए चुपचाप उठे और दोनों आगे बढ़ गए। सच कहूं तो उस वक्त वहां इतना सन्नाटा था कि हमने वहां से निकलना ही ठीक समझा। जैसे तैसे हम पहाड़ की चोटी पर पहुंचने वाले ही थे कि तभी हमने देखा कि चोटी के किनारे पर एक आदमी खड़ा था। हमारे ऊपर पहुंचते ही उसने हमसे पूछा कि हम दोनों को खाना मिला कि नहीं। हमने कहा नहीं, और हमने जवाब दिया और हम आगे की ओर बढ़ने लगे कि वो बोला, अगर तुम लोग ऊपर आ ही रहे हो तो अपनी चप्पलें वहीं उतार कर आना। ये बात सुनकर हमें बचपन में माता पिता द्वारा की गई चेतावनी याद आ गई, जिसमें माता पिता ने कई बार कहा था कि चप्पल तो मंदिरों के बाहर उतारी जाती है, पर साथ ही उनका यह भी कहना था कि चप्पलों को खुद से दूर करने पर कोई भी साया यदि हमारे पीछे हो तो वो दूर हो जाता है, और हमें हर जगह इसकी इज्जत भी करनी चाहिए। चप्पल उतारकर पाक जगहों पर जाना हर किसी इंसान, आत्मा और हर वो चीज जिसका संपर्क इंसान से होता है, वो सब दूर रहती है। दोस्तों, आप ये बात मानो या ना मानो, पर जैसा मैंने सुना था वो मैंने आपको बता दिया। हो सकता है कि शायद माता पिता ने हमें मजाक में ही सही पर अच्छी परवरिश के लिए ये बातें बताई हों, पर हमने तो वो भी नहीं मानी और हम सीधा चप्पलों के साथ ही आगे बढ़ते रहे। लेकिन दोस्तों, चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उस चोटी से आने और जाने का रास्ता मात्र एक ही था, और अगर लेकिन किसी ने भी कोई दूसरा रास्ता अपनाया तो उसकी कभी भी फिसल कर मौत हो सकती है। खैर, हम जैसे ही ठीक चोटी की ऊंचाई पर थे तो वो आदमी हमें कहीं नहीं दिखा, जिसने ठीक हमें चप्पल उतार कर ऊपर आने को कहा था। हमने चारों ओर घूम घूम कर उसे ढूंढा,
पर वो कहीं नहीं था। हम दोनों हैरान थे और सोच रहे थे कि अगर चोटी पर आने और जाने का रास्ता एक ही है तो वो इस वक्त यहाँ क्यों नहीं है, और अगर वो नीचे को वापस जाता है तो उसे हमारे सामने से ही होके गुजरना पड़ता। पर ऐसा हुआ ही नहीं। ये दूसरी बार हमें डर लगा था। दोस्तों, तभी अचानक वही बचपन की हमें 3 चांस वाली बात याद आ गई। जैसे हम बचपन में करते हैं कि तेरे 2 चांस तो खत्म हो चुके हैं, ये अब आखिरी चांस है। और तभी हमने वापस घर जाने का प्लान बनाया और सीधा वापस नीचे की ओर जाने लगे कि तभी हवाएं अपना जोर पकड़ने लगी। और फिर हवा ने वो जोर पकड़ा कि इतनी तेज धूप में भी उसने हमें आगे की ओर धकेल दिया। मेरे दोस्त को तो बीच में ही थोड़ा चक्कर भी आने लगा था, पर जैसे तैसे हम अपने घर सही सलामत पहुंच गए। लेकिन हम बस घर ही पहुंचे थे, पर मेरा दोस्त ठीक नहीं था। उसे उसी रात तेज बुखार हो गया और अगले दिन जब मैं उसके घर गया तो उसने बताया कि उसका पूरा बदन दर्द के मारे टूट रहा था। मुझे लगा शायद थकान की वजह से हुआ होगा, पर वो तो दिन ब दिन अजीब हरकतें करने लगा। एक बार को तो उसने पूरे परिवार के सामने ही सिगरेट जलाई और पीने लगा। सब लोग उसे बस देखते ही रह गए कि तभी वो अचानक गुस्से में हाफता हुआ अंदर कमरे में चला गया। और थोड़ी ही देर बाद हम सब ने जोर से एक आवाज सुनी। हम सब भागकर अंदर कमरे की तरफ दौड़े तो पाया कि ख्वाजा ने गुस्से में आकर अपने कमरे में लगा शीशा ही तोड़ दिया था और उसका पूरा हाथ खून से लथपथ था। आखिर क्या हो गया था मेरे दोस्त को? वो ऐसा नहीं था, बल्कि वो तो अपने माता पिता से बहुत डरता था। आज उसकी यह हालत देखकर उसके माता पिता भी डर चुके थे। ख्वाजा के हाथ में कई टाके आए थे। वो ये सब क्यों कर रहा था किसी को मालूम नहीं था, पर माता पिता समझ चुके थे। उन्होंने पास ही में रहने वाले एक पंडित को घर पर बुलाया तो उसने अपनी सारी क्रियाएं की। हालांकि ख्वाजा कुछ दिन तो ठीक रहा, पर पूरी तरह से नहीं। आखिरकार कुछ दिन बाद अब उसे नई चीजें और कुछ परछाइयां दिखने लगी। वो इतना डर चुका था कि वो घर वालों को भी बताने से डर रहा था। पर उसके पिताजी को लगने लगा था कि ख्वाजा अभी भी ठीक नहीं है, शायद अभी भी कुछ है जो गया नहीं है। इसके बाद ख्वाजा को दरगाह ले जाया गया तो वहां साहब ने ख्वाजा को देखकर ही अपनी कुछ क्रियाएं की और उसके शरीर से वो चीजें अलग कर दी। कहना यह है कि अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने उसके शरीर से वो आत्मा निकालकर एक बोतल में बंद कर दी थी। आप यकीन मानो तो वो बोतल हमारे शहर की एक पेंसिल फैक्ट्री में है जो कि कई सालों से बंद पड़ी है। वहां कोई जाता नहीं है और ख्वाजा भी अब कहीं सुनसान जगहों पर जाने से बहुत ज्यादा डरता है। तो दोस्तों, ये तो थी मसूद की कहानी। अब हालांकि उन्होंने कुछ ज्यादा बड़ी गलती तो नहीं करी, पर सजा ख्वाजा को ही क्यों मिली, यह एक बड़ा सवाल है। क्या इसका जवाब आप में से किसी के पास है? खैर, दूसरी कहानी सुनते हैं जो कि हमें संदीपन ने भेजी है और ये वेस्ट बंगाल में रहते हैं। आइए एक नज़र इन पर भी डालें। दोस्तों, पिछले कुछ 3-4 महीनों से मैं आत्माओं की हर तरह की कहानियां सुन रहा हूं। मुझे सुनने में बड़ा मजा आता है। कुछ कहानियां तो इतनी डरावनी लगती हैं कि मुझे रात में पीछे मुड़कर देखने में भी बहुत डर लगता है। सोते समय किसी चीज का सरसराना, मैं डर जाता और जब लाइट खोलकर देखता तो पता चलता, अरे ये तो कैलेंडर है जो पंखे की हवा से सरसरा रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा। आई नो, ये सबके साथ होता है, लेकिन सब कुछ सबके साथ नहीं होता। यही कुछ 1 महीने पहले की बात है। मैं कहानियों में इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगा था कि मुझे उन्हें सच में देखने की इच्छा होने लगी। मैं जल्दी से उठकर टेबल के ऊपर बैठा और नॉर्मल आवाज में बोला, अगर कोई भी आत्मा है तो वो मेरे पास आओ और मुझे खुशी दो।
मुझे जो चाहिए वो दो, चाहे तो मेरी आत्मा ले लो। उस वक्त मुझे पता नहीं क्या हो गया था। ये शायद मेरे ही दिमाग की उपज थी, क्योंकि मैं कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा था। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। एक दिन सुबह ही तबीयत कुछ खराब सी महसूस हुई। बुखार था शायद, या फिर कुछ और, पता नहीं। शाम होते ही मेरा पूरा बदन गर्मी से तप रहा था। मेरे पिताजी दवाइयाँ भी लेकर आए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। अगले ही दिन वो मुझे डॉक्टर के पास भी ले गए, दवाइयाँ दी और कुछ ब्लड के सैंपल भी लिए। प्राइवेट में अक्सर रिपोर्ट्स जल्दी मिल जाती हैं और मेरी तो सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। फिलहाल तो मैं घर पर आ गया और आराम करने लगा। दवाइयाँ भी पता नहीं काम कर पा रही थी कि नहीं। मेरी हालत दिन प दिन बिगड़ती जा रही थी। मैं ठीक से सर तक नहीं उठा पा रहा था, और तो और रात रात भर मैं सो नहीं पा रहा था। ऐसा करीबन 4 से 5 दिन रहा। दोबारा डॉक्टर के पास भी गए, लेकिन इस बार दोबारा डॉक्टर ने कुछ अलग टेस्ट करवाए, पर था सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल। माँ ने घर आकर सूखी लाल मिर्च मेरे सर के ऊपर घुमाकर जला दी और कहा कि इससे बुरी नज़र उतर जाती है। तभी मुझे अचानक खांसी होने लगी। इसका मतलब था कि मुझे कोई बुरी नज़र नहीं लगी है, पर मेरी हालत लगातार खराब हो रही थी। तभी अचानक मुझे याद आया कि उस रात मैंने टेबल पर चढ़कर हो ना हो ये सब उसी के कारण हो रहा था। मैंने लेटे लेटे ही हिम्मत करी और अपने आप से कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, छोड़ दो मुझे। दोस्तों, अब आप यकीन मानो या ना मानो, पर मैंने महसूस किया है जैसे कोई भारीपन मुझसे कम हो गया था। मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ हवा की तरह मुझे छूकर निकला हो। पर मैंने ज़्यादा ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। इसके बाद मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। डॉक्टर ने कहा कि सर्दी और गर्मी के कारण बुखार हो गया था। मेरे माता पिता का भी यही कहना था, और शायद मेरा भी, या फिर पता नहीं। पर अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्तों, संदीपन की हर बात अपनी जगह सही है, और जो उसके साथ हुआ उसे हम एक तरह का इत्तेफाक भी कह सकते हैं, क्योंकि किसी चीज के बारे में बार बार सोचना और करने से हमें कई बार उसी तरह के सपने भी आने लगते हैं। ठीक उसी तरह संदीपन भी कहानियों के जाल में फंसकर खुद को उनमें जीने लगा था। बाकी जो भी है आपके सामने है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, कृपया कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आप भी हमें अपनी कोई कहानी भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, जिस पर आप हमें अपनी कहानी भेज सकते हैं। हम उसे अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय।